हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो बिना वक्त गवाए ये चैप्टर को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली एंड वूजो वेन देयर अंकल हाउस ड्यूरिंग द समर वेकेशन। पहली और वूजो अपने अंकल के घर गए थे समर वेकेशन में। देयर अंकल इज़ अ फार्मर, और उनके अंकल जो थे वो एक फार्मर थे। एक दिन उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने खुरपी कुछ टूल्स देखे। कुछ टूल्स क्या क्या था? खुरपी था, सिकल्स थे, शोवेल थे, प्लग थे। उन फील्ड में देखे तो भूजो सोच रहा था, वो जानना चाहता था कि ये टूल कहाँ और कैसे यूज़ होता है। तो देखते हैं। यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। प्लांट कैन मेक देयर ओन फूड themselves. Can you recall how green plants synthesize their own food? हम लोग पढ़ चुके हैं कि लिविंग थिंग्स को फूड रिक्वायर होता है और प्लांट अपना खाना खुद बनाती है। लेकिन आप लोग रिकॉल कर सकते हैं कि प्लांट अपना खाना कैसे बनाती है। एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन cannot make their own food. So where do animal get food from? एनिमल जैसे कि हम लोग हो गए, हम लोग अपना खाना खुद से नहीं बनाते हैं, तो फिर हम लोग को ये खाना हम लोग को मिलता कहाँ से है? अब खाना मिलने के बाद पहले से हम लोग बात करने से पहले ये समझते हैं कि हमें खाना जरूरी क्यों है। तो you already know that energy from the food is utilized by organisms for carrying out various body functions such as digestion, respiration, excretion. We get our food from। तो हम लोग शुरू करते हैं कि हमें एनर्जी देने के लिए फूड को हमें खाना पड़ता है। अब हम लोग को एनर्जी मिलती है फूड से, उसको हम लोग यूटिलाइज करते हैं। ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज करता है अपना बहुत सारे बॉडीज फंक्शन को चलाने के लिए, जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रेशन। और जो हम लोग को प्लांट्स, एनिमल और दोनों से ही हमें फूड्स मिलता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि फूड्स को अगर हम लोग को लार्ज स्केल में अगर प्रोड्यूस करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे। तो इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर ए लार्ज स्केल वी नीड टू इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फॉर ए लार्ज स्केल पॉपुलेशन। हम लोग को अगर प्रोवाइड करना होगा लार्ज स्केल में तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग करेंगे रेगुलर प्रोडक्शन करेंगे, प्रॉपर मैनेजमेंट करेंगे और उसके साथ डिस्ट्रीब्यूशन भी हम लोग करेंगे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि क्रॉप्स क्या होता है। तो व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वंस प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल इट इज़ कॉल्ड ए क्रॉप। जब प्लांट्स सेम तरह का प्लांट्स कल्टीवेट होता है एक प्लेस में, वो भी लार्ज स्केल, उसको ही हम लोग कहते हैं क्रॉप। तो इसको हम लोग करते हैं अंडरलाइन। आप लोग भी अंडरलाइन कर लीजिए कि क्रॉप्स का डेफिनेशन क्या है, ये आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा। तो क्रॉप का डेफिनेशन हो गया आपका लार्ज स्केल, इट इज़ कॉल्ड ए क्रॉप। अब हम लोग का फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग को देखा जाए तो क्रॉप ऑफ वीट का जो क्रॉप होगा उसका जो फील्ड में जितना भी क्रॉप होगा सब वीटी का होगा। तो आप लोग यू ऑलरेडी नो डेट क्रॉप्स आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेलेस, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट। आप लोग जानते हैं कि क्रॉप्स बहुत तरह अलग अलग टाइप्स का होता है, जैसे कि हो गया सेरेलेक्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया और फ्रूट्स का भी हो गया। और ये बहुत सारे क्लासीफाई करता है, सीजन से सीजन क्लासीफाई करता है। और इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, उसका क्लाइमेटिक कंडीशन जो होता है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल वेरी करता है एक रीजन से दूसरा रीजन तक, जहाँ पर वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन करते हैं। अब डाइवर्सिटी को देखते हुए हमें बोला गया है, हमें दो टाइप के क्रॉपिंग पैटर्न को हम लोग को आइडेंटिफाई किया गया है। एक है हमारा खारिफ क्रॉप्स और दूसरा है हमारा राबी क्रॉप्स। खारिफ क्रॉप्स वो क्रॉप्स है जो शो होता है रेनी सीजन में, उसको हम लोग कहते हैं खारिफ क्रॉप। और जो हमारा रेनी सीजन इंडिया में कब से कब तक होता है? जून से सितंबर तक होता है, जिसके कुछ एग्जांपल हो जाएंगे पेडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन्स और खारिफ क्रॉप्स। राबी क्रॉप्स क्या होगा?
वो क्रॉप्स जिसको हम लोग सोन करते हैं विंटर सीजन में, जो अक्टूबर से मार्च तक होगा, उसको हम लोग कहेंगे खरीफ राबी क्रॉप्स। और उसका कुछ राबी क्रॉप्स का एग्जांपल वीट, ग्राम। बिसाइड दिस पल्सेस और वेजिटेबल कोई कोई समर वेकेशन में भी ग्रो हो जाता है। अब ये बात करते हैं कि हम लोग बेसिक प्रैक्टिसेस हम लोग यूज़ करना पड़ता है क्रॉप को प्रोडक्शन के लिए। तो क्रॉप्स के कल्टीवेशन के लिए हम लोग को सेवरल एक्टिविटीज़ करना पड़ता है, और वो फार्मर भी करता है एक अलग अलग टाइम और पीरियड में। तुम लोग देखे होगे कि वो जो हम लोग के जो फार्मर भी कैरी आउट करता है जो एक्टिविटीज़, वो एक गार्डनर, और अगर आप लोग भी किए होंगे, अगर कोई ऑर्नामेंटल प्लांट्स अपने आप घरों में लगाए होंगे तो आप लोग देखे होंगे कि वो टास्क आप लोग को भी करना पड़ता है। तो क्या है वो टास्क, और उसी टास्क को हम लोग बोलते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, जो हमें बताया गया है। तो फर्स्ट है हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सेकेंड है हमारा सोइंग, थर्ड है हमारा एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, फोर्थ है हमारा इरिगेशन, फिफ्थ है हमारा प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, सिक्स्थ है हमारा हार्वेस्टिंग, एंड सेवन है हमारा स्टोरेज। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या है? द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल एक फर्स्ट स्टेप है जब हम लोग क्रॉप्स को उगाने से पहले, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क है एग्रीकल्चर में कि हम लोग सॉइल को टर्न करें और उसको लूज करें, क्योंकि ये अलाउ करता है रूट्स को एकदम अंदर तक जाने के लिए, मिट्टी के अंदर तक जाने के लिए। और जब वो लूज सॉइल अलाउ क्या करता है कि रूट्स को ब्रीथ ब्रीथ मतलब सांस लेने में मदद करता है। अगर वो लोग अंदर भी हों फिर भी उसे सांस लेने में मदद करता है। अब हम लोग का ये क्वेश्चन उठा है कि ये लूजनिंग जो सॉइल है वो क्यों रूट्स को अलाउ करता है सांस लेने में, ईजिली क्यों बन जाता है? तो जो लूजन जो सॉइल होता है वो ग्रोथ करता है आर्थवर्म और माइक्रोब जो प्रेजेंट में होता है, उसका ग्रोथ में मदद करता है। ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो फार्मर के दोस्त होते हैं, और ये लोग भी क्या करते हैं, या तो टर्न करते हैं या तो लूज कर देते हैं सॉइल को, और ह्यूमस को डाल देते हैं। इसलिए हमें सॉइल को बहुत नीड होता है टर्न करना और लूज करना। और ये हम तुम लोग प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़े हो कि सॉइल में क्या क्या कंटेन होता है। मिनरल होता है, वाटर होता है, एयर होता है, और बहुत सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होता है। और जो डेथ इन एडिशन टू डेथ प्लांट्स एंड एनिमल गेट डिकम्पोज बाय सॉइल ऑर्गेनिज्म, और हम लोग डेथ प्लांट्स और जो एनिमल होता है वो भी सॉइल ऑर्गेनिज्म के वजह से डिकम्पोज हो जाता है। और इसी के वजह से जो जो डेड ऑर्गेनिज्म में जो न्यूट्रिएंट्स होगा वो वापस सॉइल में रिलीज हो जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स जो होगा वो वापस प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेगा। और सतह मिट्टी के कुछ फ्यू सेंटीमीटर जो टॉप लेयर होता है उसी में प्लांट ग्रोथ करता है। और जो टर्निंग और लूजनिंग अगर सॉइल क्या करेगा, न्यूट्रिएंट रिच सॉइल जो है उसको ऊपर लाएगा कि प्लांट उस न्यूट्रिएंट्स को यूज़ कर दे। इसीलिए टर्निंग और लूजनिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्रॉप्स का कल्टीवेशन करने के लिए। और वही लूजनिंग ऑफ टर्निंग ऑफ सॉइल को हम लोग कह रहेंगे टीलिंग या तो प्लगिंग। तो इसको भी आप लोग कर लीजिए अंडरलाइन कि द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टीलिंग एंड प्लगिंग। तो अभी चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं।
सॉरी दोस्तों, यहाँ पर किसी का फ़ोन आ गया था, इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं कि कहाँ पे थे हम लोग। और टीलिंग और प्लगिंग कहते हैं। तो ये क्या होता है, एक प्लग की वजह से प्लग की वजह से होता है। प्लग मतलब होता है हल, और ये या तो प्लग अपना वुड से बना रहेगा या तो आयरन से बना रहेगा। और जो सॉइल होगा अगर ड्राई भी होगा तो उसको प्लगिंग करने से पहले हम लोग को उसमें थोड़ा वाटरिंग करना पड़ेगा। और जो प्लग फील्ड होगा उसमें जो बिग बिग क्लम्स होंगे सॉइल्स में, उसको कहते हैं हम लोग क्रम्स। और उसको हम लोग को ब्रेक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसको हम लोग फील्ड को जब हम लोग लेबलिंग कर लेंगे तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल होगा कि हम लोग उसमें सोइंग के लिए हमारा बेनिफिशियल होगा, और इरिगेशन के लिए भी। जो लेबलिंग ऑफ सॉइल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर, और लेवलर की मदद से हम लोग लेबलिंग कर सकते हैं। और हम लोग को कभी कभी तो मैन्योर ऐड करना पड़ता है टीलिंग से पहले, कि इसमें क्या हो कि प्रॉपर मिक्सिंग हो जाए सॉइल के साथ। अब तो हमें पता चलेगा कि अब कौन से एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट लगते हैं हमारे सॉइल को लूजनिंग और टर्निंग करने में। तो सॉइल्स को सोइंग करने से पहले हमें बहुत ज़रूरी है कि वो सॉइल क्रम को हम लोग को हटाए और एक बेटर यील्ड बनाए। और ये हम लोग बहुत सारे टूल्स से कर सकते हैं। और जो मेन टूल है उसका होता है वो है प्लग, हो एंड कल्टीवेटर। This in bees used since ancient time for tilling the soil, adding fertilizer to the crop, removing the weeds and turning the soil. ये हमारे पुराने ज़माने में किया जाता था। इस पर टीलिंग किया जाता था, हल चलाई जाती थी, और फर्टिलाइज़र डालने के लिए भी किया जाता था। वीड्स को निकालने के लिए, वीड्स क्या होता है वो आप आगे पढ़ेंगे, वीड्स को निकालने के लिए और सॉइल को टर्न करने के लिए भी। तो ये या तो हुड से बना रहता था, और इसको हम लोग कैसे चलता था, ये पेयर ऑफ बुल्स, ये गाय से चलेगा या तो हॉर्स और कैमल से चलेगा। और इसमें बहुत सारे एक स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप होता था जिसे हम लोग कहते हैं प्लग शेयर। और जो इसका मेन पार्ट होता है, जो लॉन्ग हुड होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं प्लग शाफ्ट। और उसका जो हैंडल होता है लास्ट एंड में, वो होता है बीम के साथ एचेट, और वो बुल के नेक्स में होता है। और जो होता है फिर उसको मैन जो है ईजिली उसको अप्रोच कर सकता है। अभी मैं दिखाता हूँ आपको उसका वो, तो चलिए दिखाया जाए। इसका जो ट्रायंगुलर जो शाफ्ट है उसको तो हम लोग कहेंगे प्लग शेयर, इसको तो हम लोग कहते हैं प्लग शेयर। और ये वाला जो चीज़ है इसको हम लोग कहेंगे प्लग शाफ्ट। और यही चीज़ जाकर ये बीम, इसे हम लोग कहते हैं बीम। ये है हमारा बीम। तो इस बीम रहने दो ना, जाओ ना, बीम। और वो इंडिजिनियस वुडन प्लग को आज हम लोग आयरन के प्लग में अभी हम लोग नाउडेज में यूज़ करते हैं। तो अभी सेकेंड हमारा इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट है वो है हो। ये एक सिंपल टूल है, उससे हम लोग यूज़ करते हैं वीड्स को रिमूव करने के लिए और सॉइल को लूज करने के लिए। इसके अंदर एक लॉन्ग रॉड लगता है हुड का या तो आयरन का, एक स्ट्रॉन्ग ब्रॉड बैंड प्लेट लगा रहता है जो एक फिक्स होता है एक आयरन स्ट्रिप में। अभी मैं आपको एक उसका इमेज दिखाता हूँ, ये रहा, जो एक ब्लेड की तरह काम करता है और इसे एनिमल खींचते हैं। अभी हम बताता हूँ आपको कल्टीवेटर के बारे में। प्लगिंग आज के ज़माने में प्लगिंग एक ट्रैक्टर ड्राइविंग कल्टीवेटर से होता है। वो कल्टीवेटर क्या सेव करता है, टाइम सेव करता है और लेबर भी सेव करता है। अब हम लोग पढ़ेंगे एग्रीकल्चर अपने सोइंग मतलब सेकेंड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में। तो सोइंग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है क्रॉप प्रोडक्शन का। लेकिन सोइंग करने से पहले हमें गुड क्वालिटी क्लीन हेल्दी सीड्स हमें सिलेक्ट करना पड़ता है। तो वो सिलेक्ट हम लोग करेंगे कैसे, कि आपको क्या करना होगा कि एक सम ग्रेन सीड्स को ले जाना होगा और उसमें वेसल्स में रखना होगा और उसमें कुछ पानी हमें डालना होगा। फिर थोड़ी देर रुकने के बाद देखना शुरू करेंगे कि कुछ सीड्स है जो फ्लोट करने लगेंगे टॉप में। क्यों वो फ्लोट करने लगेंगे, क्योंकि वो सीड्स फ्लो करने लगेंगे।
अभी क्यों फॉलो करने लगेंगे वो देखते हैं। तो जो सीड्स हमारा फ्लो करने लगेंगे वो तो या लाइटर होंगे या तो उससे लाइटर होंगे, और जो डैमेज सीड होंगे वो होलो होंगे। होलो का मतलब होगा आपका जो खोखला होंगे, और वो लाइटर भी होंगे, इसलिए वो लोड करने लगेंगे। और ये बहुत अच्छा मेथड है, गुड एंड हेल्दी सीड्स को सेपरेट करना जो डैमेज वन है। और सोइंग एक इम्पोर्टेंट टास्क भी है कि टूल्स इस ईयर पर, और उसका टूल्स क्या क्या लगते हैं वो भी देखना पड़ेगा। तो हम लोग देखते हैं ट्रेडिशनल टूल क्या क्या लगता था पहले ज़माने में। तो जो टूल ट्रेडिशनली यूज़ किया जाता था उसका शेप जो है फनल लाइक का था। जैसे कुछ हम लोग डालने के लिए नहीं करते हैं कि कुछ अगर रिफाइन डालना हो तो उसमें हम लोग यूज़ कर लेते हैं, तो उस फनल साइड शेप का होगा। उसमें क्या होता है कि उसको 2 और 3 पाइप से हम लोग निकाला जाता है, और उसमें हैविंग शार्प एंड्स होते हैं, और वो डायरेक्ट सॉइल में सीधा डायरेक्ट फ्रीज करते हैं, और डायरेक्ट वो वहाँ सीड्स चला जाता है, सीड्स तो चला जाता है। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे सीड ड्रिल के बारे में। तो सीड ड्रिल क्या है वो पढ़ेंगे। तो सीड ड्रिल क्या है अभी, तो अभी सीड ड्रिल का यूज़ किया जाता है सोइंग के लिए, और ये भी एक ट्रैक्टर के वजह से होता है। ये क्या होता है, एक यूनिफॉर्मली इक्वल डिस्टेंस और डेप्थ में इंश्योर करता है, और ये इंश्योर करता है कि सीड्स कवर हो जाए आफ्टर सोइंग, कि ये अगर बर्ड्स से खाया ना जाए। और ये सीड ड्रिल क्या सेव करता है, टाइम और लेबर सेव करता है, टाइम और लेबर भी शेयर करता है। अभी हम लोग एप्रिशिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स, ये अगर एप्रिशिएट डिस्टेंस नहीं होगा तो उसमें हमारा ओवर क्राउडिंग भी हो जाएगा प्लांट्स के बीच में, और ये हमारा ओवर क्राउडिंग क्या करेगा, ये हमारा सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स और वाटर प्रोडक्ट, इसके लिए ओवर क्राउडिंग होने लग जाएगा, और उसमें से कुछ प्लांट्स हमारे ओवर क्राउडिंग के वजह से प्रिवेंट हो जाएंगे। अभी हम लोग तीसरा इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस के बारे में पढ़ेंगे, वो है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। जो सब्सटेंस हम लोग ऐड करते हैं सॉइल को इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स कि हमारा प्लांट्स हेल्दी ग्रोथ हो, उसे हम लोग कहते हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। और जो हमारा सॉइल होता है मिनरल्स न्यूट्रिएंट टू द क्रॉप प्लांट्स, और जो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट देता है हमारे क्रॉप प्लांट्स को, जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो हमारे बहुत एसेंशियल होता है हमारे प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। और ये हमारे जो इन सर्टेन एरिया क्या होता है कि फार्मर ग्रो क्रॉप्स आफ्टर इन सेम फील्ड, वो क्या करते हैं कि एक ही फील्ड में बार बार क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। इससे क्या होता है कि कभी भी अनकल्टिवेटेड कभी भी लैंड नहीं लगता है। तो आप सोचिए कि वो न्यूट्रिएंट्स के साथ क्या होगा। तो अगर हम लोग कंटिन्यूएशन कल्टीवेशन करते रहे तो सॉइल जो है वो उसका जो न्यूट्रिएंट्स होगा वो एकदम कम हो जाएगा। इसलिए हमें फार्मर को वापस बार बार ऐड करना पड़ता है मैन्योर फील्ड में कि सॉइल वापस से रिप्लेनिश हो जाए न्यूट्रिएंट्स के, और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मैन्योरिंग। और अगर हम लोग इम्प्रॉपर और इनफिशिएंट मैन्योरिंग करेंगे तो उसमें हम लोग को वीक प्लांट्स रिजल्ट पे मिलेगा। एक मैन्योर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो डिकम्पोजिशन के प्लांट और डिकम्पोजिशन जब सड़ जाते हैं उसी से बनता है। तो जब फार्मर क्या करते हैं उन्हें उठाते हैं और एक जगह एक ओपन प्लेस में रख देते हैं कि वो डिकम्पोज हो जाए। जब वो डिकम्पोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से डिकम्पोज हो जाता है तो वही डिकम्पोज को हम लोग यूज़ करते हैं एक ऑर्गेनिक मैन्योर में। अब आप लोगों ने पढ़ा है कि वर्मी कंपोस्ट, ये क्लास 6 में आप लोगों ने पढ़ा है। तो वर्मी कंपोजिंग के बारे में आप 6 में अपने क्लास में पढ़ा है। अभी हम लोग का यही हमारा हेल्प करता है प्लांट्स की बेटर ग्रोथ में। और एक फर्टिलाइज़र एक केमिकल है जो एक पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स में रीच होता है। और कैसे ये मैन्योर से डिफरेंट होता है वो देखा जाए तो फर्टिलाइज़र होता है वो फैक्ट्री में प्रोड्यूस होता है।
फर्टिलाइज़र जो होता है वो फैक्ट्री में पड़ी रहता है। उसका एग्जांपल कुछ देखा जाए तो यूरिया, एमोनिया, सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, एनपीके। एनपीके का फुल फॉर्म क्या होगा? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। अब जो हमारा जो फर्टिलाइज़र होगा उसका हम लोग यूज़ करते हैं कि हमारा बेटर यील्ड क्रॉप्स मिले, जैसे कि वीट्स, पैडी, मेज में। जैसे अगर हम लोग एक्सेसिव यूज कर लेते हैं फर्टिलाइज़र का तो ये हमारे सॉइल को लेस फर्टाइल बना देता है और ये वाटर पॉल्यूशन का भी एक सोर्स बन जाता है। अगर हम लोग को उसको मेंटेन करना है तो हम लोग को ऑर्गेनिक मैन्योर लेना चाहिए और हमें या तो फील्ड को अनकल्टिवेटेड छोड़ देना चाहिए। और जो हमारा अगर मैन्योर का अगर हम लोग यूजेस करेंगे तो सॉइल टेक्सचर में अगर हम लोग यूजेस करेंगे तो ये हमारा वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी को बढ़ाए रहेगा और हमारा जो सॉइल है द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स, और हमें रिप्लेनिश करेगा सॉइल को न्यूट्रिएंट्स के साथ। और हम लोग और एक अदर मेथड भी है सॉइल को न्यूट्रिएंट्स के साथ रिप्लेनिश करने का, वो है क्रॉप रोटेशन। और ये कैसे हो सकता है कि आप एक क्रॉप्स को उगाने के बाद फिर छोड़कर फिर दूसरा क्रॉप्स उसमें उगाए। नॉर्दर्न इंडिया में यही होता था कि पहले लेग्यूमिनस फोल्डर को उगाया जाता था एक सीज़न में, उसके बाद नेक्स्ट सीज़न में उसको वीट को उगाया दिया जाता था। तो इससे हमारा सॉइल जो है नाइट्रोजन से भी रिच करता है और जो हमारा फार्मर होता है उसको भी इस प्रैक्टिस को होता है। और पढ़े प्रीवियस क्लास 7th में पढ़े एक राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में। ये हमारे लेग्यूमिनस रूट्स नोड्यूल्स में होता है, जो एक लेग्यूमिनस प्लांट्स में होता है और ये एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन हमें देता है। अब देखते हैं कि फर्टिलाइज़र और मैन्योर में क्या डिफरेंट होता है। तो फर्टिलाइज़र एक मैन मेड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है और मैन्योर एक नेचुरल सब्सटेंस है जो ऑब्टेन होता है डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंक, प्लांट रेसिड्यूज। उससे फर्टिलाइज़र फैक्ट्री में प्रोड्यूस होता है और मैन्योर फील्ड में प्रोड्यूस होता है। फर्टिलाइज़र जो है वो प्लांट सॉइल को कुछ भी ह्यूमस नहीं देता है और मैन्योर बहुत सारे ह्यूमस देता है। फर्टिलाइज़र एक कुछ ही प्लांट न्यूट्रिएंट में रिच होता है, जैसे कि पोटेशियम, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, और मैन्योर इसमें थोड़ा कम रिच होता है। अब मैन्योर का एडवांटेज क्या होता है? तो मैन्योर का एडवांटेज में जो ऑर्गेनिक मैन्योर है उसको हम लोग बेस्ट समझे हैं फर्टिलाइज़र से। क्योंकि उसका क्या करता है, वो मैन्योर जो होता है वो सॉइल का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। उसको सॉइल को इतना पतला कर देता है कि उसमें गैस जो है वो एक्सचेंज हो पाती हैं और ये नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स को भी ग्रोथ करता है और हमारे टेक्सचर को भी, ये सॉइल का टेक्सचर को भी इम्प्रूव करता है। अब हमारे पढ़ते हैं इरिगेशन के बारे में। तो आप लोगों ने देखा होगा कि हर किसी को रहने के लिए हमारा पानी बहुत ज़रूरी होता है। अब पानी हमारे प्रॉपर ग्रोथ के लिए भी ज़रूरी होता है। वाटर जो हमारे प्लांट्स रूट्स में एब्जॉर्ब होता है, प्लांट हमारे रूट से एब्जॉर्ब होता है। along with water and nutrients मिनरल एंड फर्टिलाइज़र भी हम लोग का एब्जॉर्ब होता है। अगर प्लांट कंटेन करता है नियरली 90% वाटर वो कंटेन करता है। कि वाटर बहुत नेसेसरी होता है कि वाटर के बिना सीड जर्मिनेशन करेगा ही नहीं, ड्राई कंडीशन में नहीं करेगा। और जो वाटर क्या करता है, वाटर न्यूट्रिएंट जो होता है वो वाटर में डिजॉल्व हो जाता है और फिर वो ट्रांसपोर्ट करता है बहुत सारे प्लांट के हर एक पार्ट्स में। तो वाटर भी फ्रॉस्ट होता है और हॉट एयर करने से भी बचाते हैं। और हम लोग को मेंटेन करना हो, अगर सॉइल को हेल्दी क्रॉप्स बनाना हो तो हमें वाटर ग्रोथ देना चाहिए। अब इरिगेशन होता गया है, तो द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट अ रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। हम लोग वाटर क्रॉप्स को देते रहे और भी रेगुलर इंटरवल में रेगुलर देते रहे, तो उसे हम लोग कहते हैं इरिगेशन। और हम लोग को टाइम
और जो फ्रीक्वेंसी हो जाता है इरिगेशन का वो क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल, सीजन टू सीजन बदलते रहता है। जैसे कि समर सीजन में हमारा जो वाटर का फ्रीक्वेंसी होता है वो बहुत हायर होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे हमारा जो इवापोरेशन का जो रेट होता है वो इंक्रीज हो जाता है। चलो, अब बहुत सारे सोर्सेज भी है वाटर के। कुछ सोर्सेज का नाम होगा जैसे कि वेल हो गए, ट्यूबवेल्स हो गए, लेक्स हो गए, रिवर्स हो गए, डैम्स हो गए एंड कैनल्स भी हो गए। अब बहुत सारे ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन भी होता है जैसे कि द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक्स एंड कैनल, उसको उठाया जाता है। फिर क्या होता है, उसी अलग अलग टाइप्स के उसे डिफरेंट डिफरेंट रीजन में उसे पानी दिया जाता है। जैसे कि अभी 4 मेथड लिया गया है। जैसे कि आपका हो गया मोट, मोट का एक और नाम है आपका पुली सिस्टम भी होगा। फिर आपको दिया गया है चेन पम्प, फिर आपका होगा ढेकली, फिर हो गया राहत। तो ये सब तो है। आप कुछ मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन पढ़ लीजिए। तो मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन में क्या होगा, बहुत सारा है। इकोनॉमिकली हम लोग करते हैं जैसे कि आपका स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है, ये सिस्टम वहाँ यूज़ होता है जहाँ पर थोड़ा सफिशिएंट वाटर अवेलेबल नहीं होता है। इसके अंदर परपेंडिकुलर पाइप्स होता है जिसके ऊपर रोटेटिंग नोजल्स हो गया, तुम यहाँ हो ना छोटी, रोटेटिंग नोजल्स होता है उसके ऊपर, और जो वो मेन पाइपलाइन से जुड़ा रहता है। और जब भी हम लोग वाटर को फ्लो करते हैं तो हाई प्रेशर के उसमें, तो जो रोटेटिंग नोजल्स होता है वो घूमने लगता है। और जो हमारा क्रॉप्स होता है, क्रॉप्स में पानी ऐसे पड़ रहा है जैसे कि रेनिंग हो रहा है। तभी चलते हैं ड्रिप सिस्टम में। ये सिस्टम वहाँ काम करता है जहाँ पर पानी एकदम नहीं होता है। और ये सिस्टम में हमारा वाटर डायरेक्ट गिरता है रूट्स पर, सीधा प्लांट्स के रूट्स पर गिरता है, वो भी ड्रॉप बाय ड्रॉप। इसलिए हमें इसको कहते हैं ड्रिप सिस्टम। और ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट टेक्निक है पानी देना। इसमें पानी वेस्ट भी नहीं होता है और अच्छे से हो जाता है, और ये अच्छे से पानी भी दिया जाता है। अभी हमने पढ़ना होगा प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वेस्ट विलियन। और पहले अगर जाते हैं फील्ड में जाते हैं तो देखते हैं कि फील्ड में फिर के साथ साथ कुछ अनचाहे पौधे भी उसमें उग रहे हैं वीट प्लांट्स के साथ। तो वो ही तो उस जो अनचाहे पौधे हैं जो क्रॉप प्लांट के साथ उग जाते हैं, उसी को नेचुरली उग जाते हैं, उसे ही हम लोग कहते हैं वीड्स। और उस वीड्स को निकालने की प्रोसेस को हम लोग कहते हैं वीडिंग। और वीडिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है क्रॉप प्लांट्स के लिए। वीडिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है क्रॉप प्लांट्स फॉर न्यूट्रिएंट स्पेस इन लाइफ। नहीं तो वो क्रॉप प्लांट्स के ग्रोथ पर असर करेगा। और फिर हमारा हार्वेस्टिंग करना भी पॉइजनस है। ये हमारे लिए पॉइजनस भी होगा, एनिमल के लिए और ह्यूमन बींग्स के लिए। फार्मर एडप्ट करते हैं मैनी वेज में करते हैं कि वीड्स को हम लोग कंट्रोल कर ले। और हम लोग टीलिंग करने से पहले भी हमारा वीड्स का कंट्रोल होता है। और हम लोग उसको निकालते हैं, फिर हम लोग ड्राई करते हैं, फिर हम लोग सॉइल करते हैं। और हमारा जो बेस्ट टाइम हो गया अगर बीज को निकालना है, तो बेस्ट टाइम हो गया बीज को निकालना है, तो उसमें हम लोग को निकालने का सबसे अच्छा समय है जब वो लोग फ्लावर ना दिए हो या तो सीड्स ना दिए हो, सीड ना हुआ हो या तो फ्लावर ना हुआ हो। अब बीज को निकालने के लिए एक और प्रोसेस है। अगर हम लोग एक केमिकल यूज़ करें, उसका नाम है वीडिसाइड। और उस वीडिसाइड का एग्जांपल हम लोग अगर बोल दिया तो 2,4-D। और ये इसमें हम लोग स्प्रे करते हैं इसको वीड्स को, और ये क्रॉप को कुछ भी डैमेज नहीं करता है। लेकिन वीडिसाइड का यूज़ कर इसमें वाटर से मिला रहता है, तो इसमें हम लोग फील्ड में स्प्रे करते हैं कि स्प्रे के साथ। और ये हमारे जो फ्लावरिंग सीड्स फॉर्मेशन से पहले होता है कि हमारा जो इफ़ेक्ट है वो फार्मर को भी अफेक्ट करता है। जैसे कि इसलिए हमें फार्मर को जो है करना पड़ता है, फार्मर को जो है उसे हम लोग को बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। उसको नोज और माउथ को भी एक पीस ऑफ क्लॉथ से
जग के रखना पड़ता है। अब चलते हैं हम लोग अपने हार्वेस्टिंग के बारे में। तो हमारा हार्वेस्टिंग, क्रॉप उगने के बाद हमारे हार्वेस्ट करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हार्वेस्ट क्रॉप का जब कोई प्लांट मैच्योर हो जाएगा तो उसको हार्वेस्ट करना की प्रोसेस को हम लोग कहते हैं हार्वेस्टिंग। और उसको हार्वेस्ट करना है तो हमें कहाँ से कट करना पड़ेगा, ग्राउंड से कट करना पड़ेगा। और इसमें हम लोग को 3 से 4 महीने लग जाते हैं उसको मैच्योर प्लांट्स को कट करने में। और हम लोग हार्वेस्ट करते हैं, या तो एक कंट्री में हार्वेस्ट होता है या तो सिकल से होगा, और एक मशीन होगा उसका नाम है हार्वेस्टर। और ये हमें बहुत ज़रूरी भी होता है। द ग्रेन नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम हो गया, तो इसको हम लोग सेपरेट करने के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। तो उसको हम लोग चाप से उसको सेपरेट करते हैं, और उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं थ्रेसिंग। और इसमें कैरी आउट होता है एक मशीन से, जिसको हम लोग कहते हैं कॉम्बाइन। इससे क्या होता है, हार्वेस्ट भी हो जाता है, साथ साथ में थ्रेस भी हो जाता है। और जो स्मॉल होल्डिंग्स के जो लैंड होते हैं वो कैसे सेपरेशन करते हैं ग्रेन्स को छाप से, उसके छिलके से, वो करते हैं विनोइंग के प्रोसेस से। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट लास्ट वो हो गया हमारा स्टोरेज। तो स्टोरेज प्रोड्यूस एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टास्क है कि हम जो हार्वेस्टेड ग्रेन है उसको हम लोग को अगर लंबे समय तक रखना है, सेफ रखना है, मॉइस्चर रखना है, इंसेक्ट और रेत से और माइक्रो ऑर्गेनिज्म बचाना है, तो हमें उसमें ड्राई करना पड़ेगा सन के हीट से, कि वो जर्मिनेशन हो जाएगा। और उसको ड्राई करना पड़ेगा कि उसका जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए, और उसमें इंसेक्ट ना लगे, पैट्स ना लगे, बैक्टीरिया भी ना लगे, और फंगाई भी कुछ भी ना हो। अभी कैसे हम लोग कर सकते हैं वो देखते हैं। तो जो फार्मर जो होते हैं वो क्या ग्रेन्स को किस में करते हैं, जूट बैग्स में या तो करेंगे, या तो मेटालिक बीन्स में भी कर सकते हैं। अगर उन्हें लार्ज स्केल में करना हो तो वो क्या सिलोस में, या तो सिलोस में रखेंगे या तो ग्रेनरीज में रखेंगे, कि उसका पैच और रेड्स इंसेक्ट ये लोग कुछ कर ना पाए। अब आपको सिलोस ग्रेनिस दिखाता हूँ। ये है आपका ग्रेनरीज और ये है आपका सिलोस यहाँ पर रखा रहता है, इसमें होता है। और जो ड्राई नीम लीव्स होता है ये यूज होता है अगर आपको घर में रखना हो तो आपको ड्राई नीम लीव्स रखना होगा। इसको रखने से आपका लार्ज क्वांटिटी भी बिग गोडाउंस में रखने से जो केमिकल ट्रीटमेंट है ये आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक नहीं होने देंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं अटैक होने देगा। और आपको बोला गया है कि अभी इसके बाद एक लास्ट टॉपिक है जिसमें आपको बोला गया है कि अगर हम लोग को एनिमल रखते हैं, एकदम घर में रखते हैं, फिर उसका हमें प्रॉपर फूड देते हैं, शेल्टर देते हैं, तो उसका केयर करते हैं, और जब ये चीज़ हमारा जो लार्ज स्केल में होता है तो उसे हम लोग कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। और फिश हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है, और ये हमें कोड लिवर ऑयल देता है। फिश मिलता है जो विटामिन डी के लिए रिच होता है, तो विटामिन डी के लिए रिच होता है। इसी के साथ हमारा ये पूरी चैप्टर 1 क्लास 8 चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट चैप्टर फिनिश होता है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए कि अच्छा लगा या नहीं लगा, और मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल मंडा। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब।